अमित शाह पूरी तरह से एक्सरसाइज में लग गए हैं कि किसी भी तरह बाय हुक बाय क्रुक सरकार बना लेनी है। हेमंत सोरेन का दांव क्या होगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। चूंकि बीजेपी का बस एक ही लक्ष्य है कि इस बार सरकार बना लेना। ये नीतीश कुमार और खासकर चिराग पासवान को कितना समझा पाएंगे, और अगर नहीं समझा पाए चिराग पासवान को तो कितना डैमेज, क्योंकि चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कंप्रोमाइज करने की भी स्थिति में बीजेपी है। 2019 के चुनाव से बीजेपी बिल्कुल ये सीख ले चुकी है कि एकला चलो के राह पर चलने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सीट भले ही 2-3 कम हो ज्यादा हो, लेकिन अलायंस करके ही चुनावी मैदान में आना है, ये तय है और ये बिल्कुल साफ है। अगर चिराग पासवान अड़ गए, अगर चिराग पासवान के पास कैंडिडेट होगा, अगर चिराग पासवान कोई सीट तय करके रखे होंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें भी जरूर सीट देगी। अब रही बात नीतीश कुमार, जदयू तमाम सहयोगी दलों को इस बार बीजेपी संतुष्ट करेगी, चाहे उसमें नीतीश कुमार का नाम हो या चिराग पासवान का। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, जब हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे थे चंपई सोरेन को हटा के, तब हमारी चर्चा झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सनी शरद से हो रही थी, और तब मैंने एक सवाल उनसे किया था, क्या आने वाले दिनों में चंपई भी झारखंड के मांझी साबित होंगे? आज तो हो गए हैं, उस समय नहीं हुए थे, आज हो गए हैं। ऑफिशियल हो गया है कि चंपई अब 30 को बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन कोल्हान के टाइगर का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या हेमंत अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या अमित शाह ने सारी रणनीति सेट कर ली है? और उससे भी बड़ा सवाल कि चंपई के मांझी बनने के बाद झारखंड बीजेपी के बड़े नेता खासकर बाबूलाल मरांडी कितने खुश कितने नाराज, सब कुछ समझेंगे। और समझाने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है झारखंड के जाने माने पत्रकार सनी शरद। सनी जी, मांझी तो साबित हो गए चंपई दा, कोल्हान के टाइगर, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे याद है कि जब पहली बार जीतन राम मांझी एनडीए में आए थे, बीजेपी के साथ आए थे, और उसी मांझी जी के सवाल पर नरेंद्र मोदी ने यहां तक नीतीश कुमार को कह दिया था कि अरे आपके डीएनए में खोट है, आप मांझी जी के ना हो सके। लेकिन फिर भी लालू यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 2015 में बीजेपी को जबरदस्त पटकनी दी थी। झारखंड में क्या होगा? क्या झारखंड में 2015 वाला कमाल हेमंत सोरेन कर पाएंगे, या कोल्हान के टाइगर के आने के बाद हेमंत सोरेन पूरी तरह से बैकफुट पर चले जाएंगे चुनाव में? देखिए, चंपई सोरेन के आने के बाद, भाजपा में आने के बाद, हालांकि 30 तारीख को ऑफिशियली वो ज्वाइन करेंगे, और असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा भी कर दी है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। इतना तो तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूर नुकसान होगा, खास करके कोल्हान के इलाके में। देखिए, झारखंड में 5 प्रमंडल है और उसमें से एक कोल्हान है। कोल्हान प्रमंडल में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, और 2019 के चुनाव में 14 में से एक भी सीट एनडीए फोल्डर में नहीं आया था। एक सीट जो आया था, जो रघुवर दास को हराकर निर्दलीय कैंडिडेट सरयू राय जीते थे, वो भी इधर नहीं थे, उधर ही थे उस समय। तो इस हिसाब से कोल्हान पूरी तरह से साफ था। इसका क्रेडिट जो चंपई सोरेन के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो मानते हैं कि कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं ज्यादा कद चंपई सोरेन का है। कोल्हान टाइगर के नाम से उन्हें उस इलाके में जाना जाता है। वहां किसी को कहा जाता है कि कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए पार्टी के दफ्तर में लोग नहीं जाते, बल्कि चंपई सोरेन के दरवाजे पर जाते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि चंपई सोरेन इस समस्या का समाधान कर दिए जाएंगे। जहां तक अमित जी जेएमएम को नुकसान की बात है, तो देखिए, माना यह जा रहा था कि इस चुनाव में 2019 से 2024 का चुनाव बहुत अंतर है दोनों चुनाव में, चूंकि अभी सत्ता में हेमंत सोरेन है, इंडिया अलायंस के लोग हैं, और बीजेपी विपक्ष में है। तब ये मान के चला जा रहा था कि 14 में से
3 या 4 सीट बीजेपी ऐसे ही जीत जाएगी। लेकिन अब चंपई सोरेन के आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और खास करके चंपई सोरेन को जानने वाले, चंपई सोरेन के साथ रहने वाले लोग कह रहे हैं कि 8 से अधिक सीट जीतेंगे। तो 10+ का उन लोगों का दावा है और उनका दावा है कि अगर यहाँ 10+ हुआ तो इसका मतलब है कि सरकार फिर यहाँ एनडीए की बनेगी। और इसी आधार पर मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को जो है बीजेपी अपने पाले में ली है। और बीजेपी की एक रणनीति ये भी है कि हर एक प्रमंडल में जो आदिवासी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उसे कैसे अपने पाले में लिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि झारखंड में 28 एसटी रिजर्व सीट है और उस 28 एसटी रिजर्व सीट में सिर्फ 19 के चुनाव में 2 एसटी रिजर्व सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज की थी, खूंटी और तोरपा। और 26 सीट पर इंडिया अलायंस जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव के बाद खास करके सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे उस 28 में से अधिक 2 से बढ़कर अधिक से अधिक सीट जीतें। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव में सभी 5 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी यहां पर हार गई। अब बीजेपी का फोकस है कि कम से कम 15 एसटी रिजर्व सीट जो है विधानसभा के चुनाव में जीते और इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और इसी को लेकर हर प्रमंडल के। सनी, आप जो कह रहे हैं मैं उसे बड़ी बारीकी से सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन झारखंड के ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें आप भी जानते होंगे, कृष्ण बिहारी मिश्र, वो हमेशा इन दिनों कुछ लेख लिख रहे हैं और उनके लेखों को मैं भी पढ़ रहा हूं। काफी एक तरफा लेख तो लिखते हैं लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी लिखते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड में जिसने भी जेएमएम का साथ छोड़ा वो हार गया। दूसरी बात वो ये भी लिख रहे हैं कि झारखंड में लोग शिबू सोरेन को सुनते हैं, शिबू सोरेन के आदेश को पालन करते हैं, ये नहीं देखते हैं किस नेता ने कौन सा दल बदला नहीं बदला। तो क्या ये लगता है वो जो लिख रहे हैं वो उनके विचार से आप कितने सहमत हैं कि जो भी होगा, जो भी साथ जेएमएम का छोड़ दे, सुना अंत में शिबू सोरेन के आदेश को ही जाएगा? बिल्कुल कृष्ण बिहारी मिश्रा सर बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने लोग जो झारखंड के जेएमएम के बड़े नेता हैं वो छोड़ कर गए, चाहे वो हेमलाल मुर्मू हो, चाहे स्टीफन मरांडी हो, अभी हाल ही में सीता सोरेन जो छोड़ कर गई, तो सबका हश्र क्या हुआ। हेमलाल मुर्मू कई बार चुनाव लड़े, 5 बार चुनाव हारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने के बाद और अंततः वो वापस हुए जेएमएम में आए। स्टीफन मरांडी बाहर गए, फिर अभी जेएमएम में आ गए हैं। अर्जुन मुंडा ही एक ऐसे नेता हैं जो जेएमएम में थे, जेएमएम छोड़े और वो बीजेपी में गए, बीजेपी में रहकर चुनाव जीतते हुए मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री तक भी बने। लेकिन इसके अलावा और जितने चेहरे हैं उन पर वो कमाल नहीं हो पाया। तो देखिए, अर्जुन मुंडा का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि वो कोल्हान इलाके से आते हैं। मुझे लगता है कि कोल्हान इलाके में और संथाल परगना के इलाके में दोनों में बहुत अंतर है। माना यह जा रहा है कि जरूर सीता सोरेन और चंपई सोरेन को एक तराजू पर रखकर नहीं तोला जा सकता, और ये भी सत्य है कि झारखंड में जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, वही मायने रखता है, कैंडिडेट मायने नहीं रखता है। अगर जेएमएम का जो कैंडिडेट है वो पाला बदलकर कहीं और चले जाए तो उसका क्या हश्र होता है, यही उदाहरण है जो मैं गिना रहा था। लेकिन चंपई सोरेन के मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ ऐसा नहीं होने जा रहा है। चंपई सोरेन जो है कोल्हान के इलाके में कम से कम इतना कद जरूर रखते हैं कि वो खुद तो जीत सकते हैं और दूसरे को जिता नहीं सकते तो कम से कम जो विपक्षी है उसे हरा जरूर सकते हैं, इतना वो मतदार रखते हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के पीछे का कारण एक ये भी बताया जा रहा है कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो विधानसभा वाइज जो डेटा निकाला गया उसमें देखा गया कि वो काफी अपने विधानसभा में पीछे थे। तो चूंकि वो जो उनका इलाका है सरायकेला का, तो ये शहरी बहुल इलाका हो जाता है और जैसे ही शहरीकरण होता है तो फिर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाता है। तो बीजेपी के वोट बैंक बहुत ज्यादा है और इसलिए अब माना जा रहा है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आ जाने के बाद उनकी जीत जो है वो अच्छे मार्जिन से हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी का क्या रिएक्शन है? मतलब ऑन कैमरा में जो रिएक्शन है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आप लोग तो इर्द गिर्द घूमते होंगे,
चीजों को भापते होंगे, समझते होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती होंगी। बाबूलाल मरांडी कितना कंफर्टेबल है चंपैदा के आने से? देखिए, बाबूलाल मरांडी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि न तो वो स्वागत करेंगे न विरोध करेंगे। तो इसका उनके इस बयान से यही मायने निकाला गया कि बाबूलाल मरांडी फिलहाल नहीं चाह रहे हैं कि चंपई सोरेन आए। उनके नहीं चाहने का मतलब ये नहीं था कि उनका स्पेस खत्म हो। उनके नहीं चाहने के पीछे, और यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसी हिसाब से विश्लेषण कर रहे थे कि चंपई सोरेन अगर तीसरा मोर्चा कोई बनाकर चुनावी मैदान में आते हैं, तब फिर बीजेपी को फायदा होगा और जेएमएम को अधिक नुकसान होगा। ये जेएमएम के भी लोग ये मानकर चल रहे थे कि अगर चंपैदा कोई अपना पार्टी बना लेते हैं तो ज्यादा नुकसान होगा। तो और यही मुझे लगता है कि स्टैंड पर बीजेपी के ज्यादातर नेता थे, और ऐसी चर्चा थी कि बाबूलाल मरांडी ही पिछली बार जब चंपई सोरेन दिल्ली गए थे और दिल्ली से जब लौट कर आए, वहां मुलाकात नहीं हुई किसी से, तब यही कहा गया कि बाबूलाल मरांडी ही बैरियर लगा के रखे। बाबूलाल मरांडी इसलिए बैरियर लगा के रखे हैं क्योंकि अभी मान के चला जा रहा है कि सीएम फेस वही है। बकायदा शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव के प्रभारी हैं वो आए, उनसे जब सवाल किया गया कि किनके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कौन चेहरा होगा, तो लगातार बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी ही हम लोग के चेहरा है। और आप देखिए कि उस हिसाब से कैंपेनिंग भी हो रही है। लेकिन अब चंपई सोरेन के आ जाने के बाद आप समझिए कि सीएम के एक और दावेदार बढ़ गए। अभी आप देखिए कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद से लेकर अब तक 24 साल में जितने लोग भी मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को छोड़कर सभी बीजेपी में आ गए। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, रघुवर दास हो, अब चंपई सोरेन भी है, तो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक पूरा लॉबी जो है वो आ चुका है। अब उसमें से सीएम फेस चुनना, अभी आप देखिए कि कल जेएमएम का एक बहुत इस पर व्यंग्यात्मक ट्वीट भी आया था कि सीएम के नाम के लिए लॉटरी होगा, लॉटरी के नाम से निकलेगा, और डिप्टी सीएम के रेस में कई लोग हैं। तो इस हिसाब से अब जेएमएम जो है अपने हिसाब से चुटकी ले रहा है, और बाबूलाल मरांडी पर ज्यादा फोकस करके ये चुटकी लिया जा रहा है कि चंपई सोरेन के आ जाने के बाद बाबूलाल मरांडी को ही कहीं ना कहीं दिक्कत होनी है। और मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को शामिल कराने के पीछे भी अगर कोई शर्त होगा तो यही शर्त होगा कि या तो चुनाव जीतने के बाद अगर कोल्हान इलाके से वो अच्छी सीट लेकर आते हैं तो उन्हें सीएम की कुर्सी दी जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई लोगों का दावा है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है, बीजेपी कभी ऐसा वादा नहीं करती है। बाबूलाल मरांडी भी जब अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे तब भी उनसे ये वादा नहीं किया गया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाया। अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो अब चंपई सोरेन के साथ क्या कुछ होता है अब आगे देखना होगा। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने रुख बदला मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक, और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया था, हेमंता बिश्व शर्मा रांची में थे कल सुबह सुबह, और वो रांची के सांसद और केंद्रीय गृह रक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात करने के लिए संजय सेठ से मुलाकात करने उनके घर गए थे। और मुलाकात करके जब बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि खबर है कि चंपई सोरेन दिल्ली गए हैं, तब उन्होंने कहा था कि चंपई सोरेन से वो पिछले 4-5 महीनों से बात कर रहे हैं, वो उनके टच में है। उनके इस बयान को जेएमएम ने पकड़ लिया है। अब जेएमएम कह रही है कि देखिए, मैं जिस ऑपरेशन लोटस का बात कर रहा था, उस ऑपरेशन लोटस की पुष्टि खुद हेमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे उसी समय से उनके टच में है। और आपको याद होगा कि चंपई सोरेन की तरफ से जो एक लंबा सा पत्र जारी किया गया था भावनात्मक, दिल्ली जाने के बाद, उसके जवाब में जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे के बन्ना गुप्ता, उनके तरफ से जवाब दिया गया था। और उस जवाब में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री रहते ये बीजेपी के टच में थे और उन्हीं के इशारे पर सभी फैसले ले रहे थे। तो हेमंता बिश्व शर्मा के इस बयान से इस बात की पुष्टि हो जाती है। और यही वजह है कि एक आखिरी और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं उसे स्पेशली आपसे समझना चाहूंगा। कोल्हान के टाइगर को तो अमित शाह ले आए, कल सुदेश महतो ने भी जाकर मुलाकात की थी अमित शाह से, उन्होंने भी घोषणा कर दिया एनडीए के तहत, एनडीए के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार के जो दो बड़े सहयोगी हैं, जो केंद्र में सहयोगी है, जिनके बिना नरेंद्र मोदी की सरकार अब गिरी की तब गिरी, हर दिन चर्चा होती है नेशनल मीडिया पे, नीतीश कुमार और दूसरे चिराग पासवान। और चिराग पासवान ने जिस तरह से जाके रांची में परेशानी बीजेपी की बढ़ाई है,
टाइगर को तो ले आए, बाबूलाल मरांडी को भी संभवतः समझा लेंगे, सुदेश महतो को भी समझा दिया है। ये नीतीश कुमार और खासकर चिराग पासवान को कितना समझा पाएंगे, और अगर नहीं समझा पाए चिराग पासवान को तो कितना डैमेज, क्योंकि चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये मुझे समझा दी। देखिए, पहले चिराग पासवान के मसले पर बात कर रहे हैं। पिछले दिनों जब वो आए थे, उनसे जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे ये आगे इस पर खुलासा किया जाएगा। चिराग, यहाँ पर जो झारखंड में एससी रिजर्व सीट है, आप देखिए कि एसटी रिजर्व सीट के ठीक उल्टा यहाँ पर समीकरण है। एससी रिजर्व सीट के 2 सीट पर इंडिया अलायंस के विधायकों का कब्जा है और बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी के विधायकों का। जहां तक अलायंस करने की बात है, पिछले दिनों जब हेमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत हो रही थी तब उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि एनडीए फोल्डर के जितने लोग हैं सबको सम्मान दिया जाएगा और सबके गठबंधन के साथ ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब अगर चिराग पासवान अड़ गए, अगर चिराग पासवान के पास कैंडिडेट होगा, अगर चिराग पासवान कोई सीट तय करके रखे होंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें भी जरूर सीट देगी। अब रही बात नीतीश कुमार जदयू की, आप देखिए कि अभी सरयू राय अपनी पार्टी का हाल ही में उन्होंने जदयू में विलय किया है, खुद भी वो जदयू में शामिल हुए हैं। सरयू राय के मसले पर भी जब फॉलो अप ने हेमंता बिस्वा शर्मा से इंटरव्यू करके पूछा था तब उन्होंने कहा था कि वो सरयू राय को भी टिकट देंगे। सरयू राय अभी जदयू के में वो शामिल हुए हैं तो एक सीट उन्हें दिया जाएगा। अब एक सीट के अलावे उनके पास अगर कैंडिडेट होगा तो हो सकता है कि उस पर भी ज्यादा बातचीत हो। पिछले चुनाव से 2019 के चुनाव से बीजेपी बिल्कुल ये सीख ले चुकी है कि एकला चलो के राह पर चलने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उधर से इंडिया अलायंस के लोग मजबूती के साथ एकजुट हैं, तो इधर भी एकजुटता दिखानी होगी। सीट भले ही 2-3 कम हो ज्यादा हो, लेकिन अलायंस करके ही चुनावी मैदान में आना है, ये तय है और ये बिल्कुल साफ है। सुदेश महतो की भी जो कल मुलाकात हुई है, अभी देखिए यहाँ क्या है कि झारखंड में सुदेश महतो का जो मुख्य वोट बैंक है वो महतो का है। अभी जयराम महतो की जो एक पार्टी यहाँ पर खड़ी हुई है, पहले समिति थी JVKSS, अब JLKM वो पार्टी हो गई है, उसने बहुत बड़ा सेंध लगाया है सुदेश महतो के वोट बैंक पर। तो सुदेश महतो की फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वो बहुत बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल बीजेपी उन्हें जितनी सीट दे दे उतने सीट पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े। अब रही बात कि चंपई सोरेन के साथ उन्होंने क्यों मुलाकात की, तो इसके मुझे लग रहा है कि एक बड़ी वजह यह है कि घाटशिला सीट जो है वो आजसू मान के चलती है कि एनडीए फोल्डर में आजसू का सीट है। लेकिन आपने जो तस्वीर देखी होगी कि अमित शाह से मुलाकात के वक्त जो तस्वीर सामने आई है, चंपई सोरेन के बगल में जो लंबे बाल और दाढ़ी वाले शख्स बैठे हैं वो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन है। तो बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चाहे चुनाव मुझे निर्दलीय लड़ना पड़े, जेएमएम से लड़ना पड़े, बीजेपी से लड़ना पड़े, कैसे भी लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर अमित शाह से उनकी मुलाकात कराई गई है और मुझे लगता है कि इसकी अगुवाई सुदेश महतो ने ही की है। और हो सकता है कि जिस सीट को लेकर जीत फंसा हो, खास करके कोल्हान के इलाके की, सुदेश महतो जी के साथ बैठकर उस पर बातचीत भी हुई हो और यही वजह है कि वहां पर ये साथ में मुलाकात हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ना सिर्फ जो चंपई दा को लाई है उन्हें भी संतुष्ट करेगी, सुदेश महतो को भी संतुष्ट करेगी, नीतीश कुमार को भी संतुष्ट करेगी और चिराग पासवान ने जिस तरह से प्रेशर बनाया है उन्हें भी संतुष्ट करेगी। मुझे ऐसा लगता है चूंकि बीजेपी का बस एक ही लक्ष्य है कि इस बार सरकार बना लेना है और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कंप्रोमाइज करने की भी स्थिति में बीजेपी है, क्योंकि खुद बीजेपी अभी देखिए जो वर्तमान सिनारियो आप देखिएगा अमित जी, तो झारखंड में यही है कि बिल्कुल बराबर है। अक्सर होना ये चाहिए कि 5 साल 4.5 साल अगर कोई सरकार चले तो उसका बहुत विरोध में स्वर उठना शुरू हो जाता है। विरोध में स्वर जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में झारखंड में एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हुई है।
मैया योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, JMMSY उस योजना का नाम है, जिसमें कि 21 साल से 50 साल तक की लड़कियों के खाते में 1000 रुपया जाना शुरू हो चुका है। और ये जो संख्या है पिछले 15 दिन के अंदर 50 लाख के पास पहुंच गया है। आप समझिए कि 50 लाख वोट बैंक तक सीधे JMM और इंडिया अलायंस के लोग पहुंच गए हैं। ये फॉर्मूला उन्हीं का है जिनको बीजेपी ने झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा है, शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, चुनाव से ठीक पहले 2 महीने तक खाते में पैसे गए, चुनाव का पूरा परिणाम बदल गया। और यही वजह है कि यहाँ जो कोई कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी थी उससे मान के चला जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं दूर होगा। अगर महिलाएं एकजुट होकर ये मान के चल के दे वोट की पैसा आ रहा है और ये पैसा आते रहना चाहिए, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार प्लान बदल रही है और प्लान ABC पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम जुड़ते रहेंगे सनी आपसे, आपको थोड़ा हम परेशान करते रहेंगे, क्योंकि झारखंड में चुनाव आने वाला है और झारखंड की का जो चुनावी गणित है वो भी बिल्कुल बिहार जैसा हो रहा है। और बिहार की राजनीति को तो नेशनल मीडिया तक डील करती है, और वही स्थिति अब झारखंड की बनती जा रही है। अमित शाह पूरी तरह से एक्सरसाइज में लग गए हैं कि किसी भी तरह बाय हुक बाय क्रुक सरकार बना लेनी है। हेमंत सोरेन का दाव क्या होगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सनी ने कहा कि तमाम सहयोगी दलों को इस बार बीजेपी संतुष्ट करेगी, चाहे उसमें नीतीश कुमार का नाम हो या चिराग पासवान का। तो देखते रहिए देशवा न्यूज, हमारे साथ बने रहिए। सनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।